बच्चों ये लेक्चर नंबर 8 है और शायद आखिरी लेक्चर होगा ये। जैसा होगा आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। समाप्त होता है तो सही है, नहीं तो फिर अगला एक छोटा सा लेक्चर और मैं लूँगा इस चैप्टर पे। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्या, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो देखे थे कैसे, यानी रिडक्शन में देखे थे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में क्या देखे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात किए थे। तो उसमें क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेसिस पे ही हम लोगों को पता चल पाता था कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, यानी किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो सिर्फ उसी से क्वेश्चन नहीं रह सकता है, क्वेश्चन इधर से भी डाल देता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे आप फिटजी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एलिन का दे रहे हो, यानी किसी भी चीज़ का दे रहे हो तो आपको अच्छा बेहतर अगर आप स्कोर करते हो, आकाश का दे रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो देखो कोई भी जो एक एटम है, वह एटम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, किस चीज़ के लिए, तो इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, यानी एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी जो एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोले, एक एटम है, वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है किसी से। केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो आपको आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले में पता चल जाएगा। मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपको पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है। बस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यह कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम अगर है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे शॉर्ट में, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट, ऐसा लिख लेते हैं, दैट एन एटम गेन्स और लूजेज इन ऑर्डर टू क्या, फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विथ अनदर एटम, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का। अब मैं आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर दूंगा जो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा ये, क्योंकि ये रटने वाला है। अब जब से सबसे पहला द ऑक्सीडेशन नंबर, ON लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन देयर नेटिव या फ्री स्टेट में जब वो रहेगा, या इसको नेचुरल भी बोलते हैं, फॉर्म इज 0। और आपके जो सिलेबस में है उसको आप इसी की बेसिस पे बस निकाल सकते हो, एक के बेसिस पे। बाकी मैं और भी बताऊंगा जो आपको 11-12 में भी काम आएगा। फिलहाल यह देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन अगर H2 के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ऊपर में लिखा जाता है, ठीक है। क्लोरीन है तो Cl2 है अगर, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। Br2 है, ब्रोमीन है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयोडीन है I2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे K है मान लेते हैं, ठीक है, तो K का भी पोटेशियम का कितना नेचुरल फॉर्म में है तो 0। ऑक्सीजन है तो इसका भी नेचुरल फॉर्म में कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। ओजोन ही है तो नेचुरल फॉर्म में इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैग्नीशियम है, यानी जो भी आपको ETC में लिख दे रहा हूँ अगर नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही दिया गया है, यानी किसी भी कंपाउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो सिंपली यही सब है। जैसे H2 + O2, तो H2 है सिर्फ ऐसे ही रहेगा तो उसका 0, O2 है उसका भी कितना 0। तो यानी इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि अगर वो नेचुरल फॉर्म में रहेगा या फ्री स्टेट में रहेगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो दूसरा है कि दी ऑक्सीडेशन नंबर, ON फिर से लिख रहा हूँ, ऑफ आयन्स, अगर कोई आयन है यानी प्लस माइनस चार्जेस के फॉर्म में है तो वो जितना चार्ज है उसी के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू चार्ज
प्रेजेंट ऑन देम, यानी जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे O2 माइनस दिया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, K प्लस दिया हुआ है तो प्लस का मतलब +1, और हमेशा साइन के साथ ही लिखा जाता है, +1 या -1 जो भी आप लिखो। हाइड्रोजन है, H प्लस दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा -1। वही अगर H माइनस दिया हुआ है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1 हो जाएगा। उसी तरह क्लोरीन है मान लेते हैं तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1। तो इस तरह से जितना चार्ज देखोगे उतना ही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मान लेते हैं हाइड्रोजन के लिए एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। तो ये CH4 है तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, मेटल होना पड़ेगा। तो मेटल पे कितना हो जाएगा, यानी जब हाइड्रोजन बोल सकते हो कि नॉन मेटल के फॉर्म में रहेगा तो इसका -1 हो जाएगा, और जब ये मेटल के फॉर्म में रहता है तब हम इसका कितना लिखते हैं +1, यानी यहाँ पे +1 हो जाएगा। 4 है तो +4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के लिए +1, 4 के लिए +4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट तीसरा 4th पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 होता है किसी कंपाउंड में अगर है तो। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे इसका होता है, जो एक्सेप्शन से शायद ही आपको क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव में अभी पूछेगा 10th के लेवल पे। जैसे पेरोक्साइड आयन है, पेरोक्साइड आयन जैसे H2O2 हो गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। रट लो एकदम, पेरोक्साइड की केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1। अब ये बोलो कि अब कैसे निकाल दिए, तो देख लो कैसे निकालते हैं उसको मैं थोड़ी देर के बाद जब बताऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन होता है इसका, सुपर ऑक्साइड। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है कितना -1/2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल अगर देखोगे तो जैसे मान लेते हैं कि रुबिडियम है RbO2, तो इस केस में इसका कितना होता है -1/2। या मान लेते हैं KO2 है तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रूल है इसका क्या बोलता है कि जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में, उसका टोटल सम अगर कर देते हो तो वो ऑलवेज 0 के बराबर होता है। थोड़ा सा भी टेंशन मत लो, पूरा मैं समझाऊंगा। द सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना, यहीं से बस क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही से आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर एटम अगर फ्री स्टेट में है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, K है, O2 है, O3 है, Mg है, तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। आयंस अगर रहेगा तो उसके ऊपर में जो चार्ज प्रेजेंट है वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों होता है, मेटल रहेगा तो +1, नॉन मेटल के साथ रहेगा तो -1। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है कंपाउंड में रहेगा। तो 2 एक्सेप्शन है इसका, इसीलिए इसको खास करके लिखा गया है। पेरोक्साइड की केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड की केस में -1/2 होता है। और जो रूल बताया गया इसके लिए क्या कि टोटल नंबर अगर जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर है सबको टोटली अब तुम ऐड कर देते हो किसी भी कंपाउंड में तो वो इक्वल टू कितना होता है 0। जैसे एग्जांपल समझो, अब यहीं से क्लियर होगा एग्जांपल से। H2O है तो हाइड्रोजन का कितना बोले थे, नेटिव फॉर्म में नहीं है, एक कंपाउंड के साथ है तो कंपाउंड के साथ 0 नहीं बोला गया, अकेला रहेगा तब 0 बोला गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +1, और 2 गो है तो इसका कितना हो जाएगा +2। और ऑक्सीजन का कंपाउंड में रहेगा तो कितना बोला गया है -2 बोला गया है, तो +2 और -2 यानी कितना हो गया 0 हो गया। तो यही बोला गया है द सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ही में किसी का नहीं दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि KClO4 है, इसमें तुमको बोल दिया कि मान लेते हैं Cl का तुमको निकालना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि इस कंपाउंड में क्लोरीन का कितना होगा। तो देखो K का कितना पढ़ चुके हैं हम लोग +1, K के लिए +1 तो इसका हो गया +1। इसका तुम नहीं जान रहे हो तो नहीं जान रहे हो उसको x मान लो। ठीक है,
अभी रहने दे रहा हूँ ऐसे ही। तो इसका x ऑक्सीजन का -2 4 है तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 और 4 गो है वैसा वैसा तो -8। अब बोलता क्या है कि अगर सबको सम कर दोगे तो वह 0 के बराबर होगा, मतलब कि +1 + x - 8 बराबर 0। प्लस करोगे तो प्लस माइनस इज माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा +7, यानी KClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि ऊपर में -1 लिखे थे, तो ये आयंस के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तब -1 है, ठीक है। अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो यहाँ पे आयंस तो नहीं है ना, ये बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, यानी कितना हो जाएगा +7। नेक्स्ट और एग्जांपल 2-4 एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 में मान लेते हैं कि सल्फर का निकालना है तुमको, तो हाइड्रोजन का कितना +1 जानते हो, 2 गो है तो कितना हो जाएगा +2। इसका निकालना है तो x मान लो। ऑक्सीजन का -2 4 गो है तो -8। अब क्या रूल बोला गया कि सबको सम करके 0 के बराबर, यानी +2 + x और +-8 बराबर 0। और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो 6 के बराबर होगा। क्लियर है? आई थिंक आपको इतना में क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या काम हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर फ्लोरीन का पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसका -1 होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 के बराबर होता है, ठीक है। और इस ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोले कि हमेशा साइन के साथ ही लिखते हैं, प्लस लिखो या माइनस लिखो। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ये निकालना आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा, देख करके बता सकते हो आप, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ, इतना ही नहीं कि सिर्फ पहले हम लोग जो पढ़े थे उस मेथड में क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल हो रहा है तभी हम पहचान सकते थे, लेकिन इस मेथड से हम लोग क्या, उसमें डिमेरिट क्या था उसका, तो उसका डिमेरिट है कि वह सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड ही बता सकता था, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी आपके पास आ गया तब आप नहीं बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इस मेथड से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सभी का कैलकुलेट कर सकते हैं, कि यानी फाइंड आउट कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन, चल देते हैं सीधा एकदम टॉपिक पे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या बोला गया कि अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोल देंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। बस इतनी सा आपको बोला गया, थ्योरी में इतना ही है। ऑक्सीडेशन नंबर आपने अभी पढ़ लिया। अब उसी की बेसिस पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पहले 0 था बाद में 1 हो गया, अभी एग्जांपल बहुत सारा देखेंगे, 4-5-7 एग्जांपल देखेंगे, उतना में आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, घट गया तो रिडक्शन। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 4-5 एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। H2 है प्लस O2 है और ये बना दिया क्या चाहिए H2O। हाइड्रोजन देखो तो फ्री स्टेट में है, अकेला है तो इसका कितना हो जाएगा 0। ऑक्सीजन है तो इसका कितना हो जाएगा, फ्री स्टेट में ही है तो 0, अभी पढ़े थे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कंपाउंड में है तो +1, 2 गो है तो कितना हो जाएगा +2। और ऑक्सीजन का देखो कितना होता है, कंपाउंड में है तो -2। अब हाइड्रोजन का देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 था, 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और 0 से बढ़ करके हाइड्रोजन का कितना हो गया +2 हो गया। तो 0 से +2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या इंक्रीज बढ़ गया ना, 0 से 2 हो गया, बढ़ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। देख रहे हो कितना सिंपल है। और ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया, यानी और निगेटिव में चला गया तो घट गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हर एक रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, लेकिन उससे हम लोगों को ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि हाँ सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं Cu है और +O2 है, ये बना दिया क्या चीज़ CuO। देखो कॉपर का फ्री स्टेट में है तो कितना 0, फ्री स्टेट में कोई भी हो 0, ऑक्सीजन का भी कितना 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना -2।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा +2 और इसका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो तो 0 से 2 हो गया तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और 0 से -2 हो गया, घट गया, घट गया मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप पहले की तरह ही इसमें भी निकाल सकते हो। जो इसमें ऑक्सीडेशन में जो हेल्प कर रहा है तो कौन हेल्प कर रहा है, O2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और इसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट मान लेते हैं K है और +I2 है और ये बना रहा है KI। अब देखो फ्री स्टेट में 0 और इसका भी फ्री स्टेट में कितना 0, यहाँ पे K का कितना +1 और आयोडीन का -1। पहले से आप बिल्कुल रट लो ये सब। ठीक है, +1 आयोडीन है तो ये FCl सबका कितना होता है -1 है। ठीक है, अब देखो 0 से कितना हो गया +1, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और 0 से -1 हो गया तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितना सिंपल है, देख रहे हो, चुटकी बजाते बता दे रहे हो तुम लोग, बस ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, काम हो गया। नेक्स्ट मान लेते हैं कि CuO है और +H2 है, ये बना दिया, मान लेते हैं Cu+H2O, ऐसा बना दिया। तो यहाँ पे देख लो कितना था +2 कंपाउंड के साथ है तो Cu का +2 ऑक्सीजन का -2। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो कितना हो जाएगा 0। और हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे कितना कंपाउंड के साथ है तो कंपाउंड के साथ है इट मीन्स कितना हो जाएगा +1 होता है, 2 है तो +2 और ऑक्सीजन का कितना -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉपर का +2 से कितना हो गया 0 हो गया, घट गया, घट गया, घटने को क्या बोलते हैं रिडक्शन, यानी ये हो जाएगा इसका रिडक्शन। हाइड्रोजन की बात करोगे तो 0 से -2 हो गया, तो 0 से अगर -2 हो गया, या ऑक्सीजन का ही देख लो यहाँ से, तो ऑक्सीजन का कितना था -2 था और यहाँ पे भी कितना रह गया -2 ही रह गया। ठीक है, इसमें रिडक्शन का भी आप लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का ही देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का कितना था 0 था, 0 से +2 हो गया, तो 0 से +2 हो गया तो इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको बैलेंस भी करना है और यह भी बताना है, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन मैंने दिया हुआ है, जिसका भी नहीं पता आप x ऐसे मान करके मैंने निकालना बता दिया है आपको। जैसे Fe का +2 होता है, ऑक्सीजन का -8, ठीक है, 4 है तो -8 हो गया, x का इसका नहीं पता है तो इसका निकाल लो कितना होगा। ठीक है, उसी तरह से K का +1 ऑक्सीजन का -2 तो Cr का यहाँ से निकाल सकते हो, जिसका नहीं पता उसको निकाल लो। और उसके बाद तुमको बताना है कि किसका कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों का कमेंट सेक्शन में बताएं और इसको बैलेंस भी करें साथ साथ में। ठीक है, बैलेंस भी करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है, हिंट के फॉर्म में मैंने बता दिया कि किस तरह से होगा। ठीक है, इसका +1 होता है तो 2 गो है तो +2 हो जाएगा, Cr2 का आप निकाल सकते हो, इसका 7 गो है तो -14 हो जाएगा। ठीक है, -14 +2 कितना, उस तरह से आप निकाल लोगे। इसका x मान लेते हो तो 2 गो है तो 2x करके आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह से सबका, जिसका भी नहीं जान रहे हो सबका निकाल करके आप बताओ कि क्या इसमें कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है क्या, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, तो देखते हो कि कोई सा भी मेटल सरफेस है वो, उसको अगर जैसे लोहा ही है उसको रख दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जंग लगते 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 वो टूट टूट करके गिरने लगता है, उसका साइड साइड जिसको जंग बोलते हैं, ब्राउन कलर का जो होता है। तो यानी कोई भी मेटल सरफेस है तो उसको अगर तुम एयर या मॉइस्चर के प्रेजेंट में रख दे तो ऐसे ही सराउंडिंग में, तो क्या देखते हो कि उसका मेटल सरफेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ठीक है, यानी यह कह सकते हो कि जो एक्शन उस पर हो रहा है एयर और मॉइस्चर का, जो एटमॉस्फेयर से ले रहा है या सराउंडिंग से ले रहा है, वह एयर और मॉइस्चर का जो एक्शन है वो उसको खा जा रहा है धीरे धीरे, और खाते 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 क्या कर दे रहा है, उसको ख़त्म कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे इसका कि द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस ग्रेजुअली ड्यू टू, किसके एक्शन से, ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड
कोरोजन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे तो एग्जाम्पल जितना भी मैं लिख रहा हूँ सबको तुमको रट लेना है एकदम। ठीक है, जैसे सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका जो अगर रख देते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए, तो क्या देखते हैं कि ब्राउन कलर का ऊपर में एक लेयर टाइप का बन गया है। तो याद रखना है यही कि कैसे कलर का बनता है। तो ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, यानी आयरन के ऊपर में कैसा सरफेस बन जाएगा, ब्राउन लेयर का। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है सिल्वर का। तो सिल्वर के ऊपर में देखते हो कि ब्लैक टाइप का कुछ बन जाता है बहुत साल तक। पायल कोई पहन रही है, मम्मी पापा नहीं सॉरी, मम्मी अगर पहन रही हैं या दीदी बहन जो भी है आपके घर में वो पहन रही है, तो देखना उसके ऊपर में ब्लैक कोटिंग कुछ समय के बाद होने लगता है, यानी इसका कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक होने लगता है, यानी हल्का हल्का काला टाइप का होने लगेगा वो धीरे धीरे। शुरू में स्टार्टिंग में बहुत चमकते रहता है। और तीसरा में यानी यह इसके लिए क्या हो जाएगा, कोरोजन हो गया, इसकी वजह से ये हो गया है। नेक्स्ट अगला लेकर के चलते हैं कॉपर का। तो कॉपर के ऊपर में आप देखोगे कि ग्रीन लेयर बनने लगता है। कैसा लेयर, ग्रीन लेयर। ये तीनों आपको रट लेना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये सबसे पूछा हुआ कि कैसे कलर का बन जाता है उसके ऊपर में कोरोजन होता है। तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन को पढ़ना है डिटेल में थोड़ा सा, और वही उसके बाद रेंसिडिटी एक छोटा सा टॉपिक है, बस आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेकर के चलते हैं नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन रेंसिडिटी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। तो क्या लिख देंगे हम लोग कि जो कोरोजन हो रहा है, द कोरोजन ऑफ आयरन सरफेस ड्यू टू किसकी एक्शन से, ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, प्रेजेंट इन दिस सराउंडिंग इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसके लिए इक्वेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe है आयरन और प्लस O2। ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर ले लेता है एटमॉस्फेयर से, तो XH2O लिखा जाता है। ठीक है, Fe + O2 + XH2O भी लिख सकते हो। और ये बनाता क्या है, Fe2O3.XH2O। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट है। क्या ये रस्ट कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसे पूछ देता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया के लिए। तो मैं इसको बस समझा दूंगा, लिखना आपको खुद से ही है। देखो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इतना बड़ा समस्या क्यों बना हुआ है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है कि देखो जंग लग जाता है तो देखते हो बिल्डिंग गिर जाता है बहुत दिनों के बाद, 50 साल 60 साल होने के बाद बिल्डिंग क्या होने लगता है, उसके अंदर में जंग लग जाता है। जो रॉड हम लोग डालते हैं, जो रॉड का यूज होता है, उसमें जंग लग गया तो वो अंदर ही अंदर उसको खा गया तो दीवार आपका या बिल्डिंग आपका कमज़ोर हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। रेलवे ट्रैक है, वो भी आयरन का बना हुआ है, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि जंग लग गया और मान लेते हैं कि रिपेयरिंग नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, ट्रेन उसके ऊपर में जा रहा है, डिरेल कर जाएगा, कितने यात्री एक ही बार में स्वाहा हो जाएंगे, बहुत के घर में भोज हो जाएगा। ठीक है, और भी मान लेते हैं कि टावर्स वगैरह बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, तो ये सब में क्या होता है, आयरन का यूज होता है। और आयरन का यूज होता है तो हम लोग कह सकते हैं उसमें जंग भी लगेगा। जंग लगेगा तो जंग लगना मतलब कि उसको खा जाना, धीरे धीरे खा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो फिर वो गिर जाएगा। ठीक है, खैर आज के दुनिया में तो ऐसे ही नया बनता है। पहली बार गाड़ी कोई चला, मान लो कि तुम साइकिल भी लेकर के गए तो गिर जाएगा, वो अलग बात है, उसको करप्शन बोलते हैं, उसको रस्टिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको कोरोजन नहीं, उसको करप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कोरोजन से रिलेटेड इसमें लिखना है जो भी आप लिखोगे। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आज का मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है, हम लोग रोकेंगे कैसे इसको, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, यानी कोरोजन अगर हो रहा है तो उसको रोकने का क्या कोई उपाय है हमारे पास। तो हाँ है, सबसे पहला है बाई पेंटिंग। मान लो आपका दरवाज़ा वगैरह जो है वो जंग लग रहा है तो उसमें पेंट कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बच जाता है। क्यों बच जाता है भाई, तो पेंटिंग करने से
उसके ऊपर में पानी आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, वो गिर जाता है, ठीक है। या आयरन लेयर पे वो उसका इफेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि पेंट उसके ऊपर में है, पेंट उसके ऊपर में है तो उसी के ऊपर में अफेक्ट होगा, और पेंट के ऊपर में कोई अफेक्ट विशेष होता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या देख लें कि पेंटिंग करने से हमारा बच गया कोरोड होने से, ठीक है। नेक्स्ट में है कि बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। ऑयल वगैरह का भी यूज़ करने से क्या होगा, उसके ऊपर में पानी का कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि पानी क्या होगा उसके ऊपर से निकल जाता है, गिर जाता है, तो इस वजह से भी हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा है बाय गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक का कोटिंग कर दो, जिंक कोटिंग ओवर मेटल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से भी बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में है बाय एलॉय फॉर्मेशन, बाय एलॉय फॉर्मेशन। देखते हो जितना भी व्हीकल्स आजकल आ रहा है उसको उसमें किस चीज़ का रहता है योगदान, एलॉय बना देता है, ठीक है। एलॉय क्या होता है पहले ये देख लो, तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला देता है, और मिलाने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, एलॉय का स्पेशल टॉपिक आपको मेटल्स नॉन मेटल्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक ही खास पढ़ना है, यहाँ पे बस प्रिवेंट कैसे करेंगे उसको बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए विशेष तुम टेंशन आप लोग लेकर के नहीं रहोगे। जैसे एग्जांपल में इसका लिख देता हूँ, एक स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोरोजन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या है कि बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो कोई सस्ता देखते हो रोल गोल्ड आजकल बहुत फैशन में चला हुआ है, लोहा का है या मान लेते हैं तांबे का है या चांदी का है, उसके ऊपर में सोने का पानी चढ़ा देना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कोई सस्ता मेटल है, कोई ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है, तो उसके ऊपर में नॉन रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा दो, तो क्या होगा अंदर में वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर में उसके प्रोटेक्टिव लेयर अनरिएक्टिव मेटल का लगा हुआ है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है, ये पांचों आपको ऐसे ही रट लेना है, सबका डिस्कशन आपको आगे की क्लासेज में मेटल्स नॉन मेटल्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे करना क्या है, इसको कोई डिस्कस करना नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिस्कशन है नहीं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन है तो ये आप देख ही रहे हो, बस एक रट लेना कि जिंक का कोटिंग मेटल के ऊपर में, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, जेसन जिंक, एलॉय फॉर्मेशन ये आपको आगे में पढ़ना ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ ही लिए क्या कर रहे हैं आजकल, आज फैशन में देख ही रहे हो कि कितना चल रहा है ये सब, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी सस्ते मेटल के ऊपर में महंगा मेटल का लेयर चढ़ा देने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है जो आपका, एक और भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इससे भी पूछ चुका है सीबीएसई में, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसका इक्वेशन वगैरह जो भी है वो लिख दूँ, ठीक है। कोरोजन का सिल्वर का और कॉपर का, तो ये Ag है सिल्वर, और प्लस ये रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और ये क्या बना देता है, तो Ag2S और प्लस हाइड्रोजन गैस का इमिशन हो जाता है, ठीक है। और यही जो है ये कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का जो हो जाता है, या इसको ग्रेइश ब्लैक भी बोलते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया तो आपका लास्ट का टॉपिक थोड़ा सा कट गया, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ग्रेइश ब्लैक कलर का Ag कैसे, Ag प्लस में और H2S, H प्लस और H2 माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, Ag2S और प्लस H2। रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है, कितनी बार पूछ देता है कि कोरोजन ऑफ सिल्वर का कलर बताइए और रिएक्शन इन्वॉल्व्ड क्या है उसमें ये बताइए आप, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें मैं आपको लास्ट में 100-150 क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, जो कि आज नहीं कर पाऊंगा कल कर पाऊंगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, पहले आप वीडियो को देख लो और कल इसको आप दोबारा लास्ट में देख लेना, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा। कोरोजन ऑफ कॉपर अगला इसका है, इसमें भी Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन,
ये क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2 और प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो ये जो तांबा है आपके घर में रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और उसके ऊपर में देखते हो कि हरा हरा कुछ लेयर बन जाता है इन सभी सराउंडिंग से रिएक्ट करके। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी टॉपिक है इसका क्या, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या कहलाता है, अब देखते हो कि आपके घर में अगर कुछ भोजन बच गया तो उससे कुछ समय तक उसको अगर छोड़ दिया जाए तो स्मेल उसमें से गंदा सा आने लगता है, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी आपके भोजन को का ख़राब हो जाना। यानी कह सकते हैं कि वैसा प्रोसेस इन विच स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स गेट्स चेंज्ड एंड इट बिकम्स यूजलेस फॉर ईटिंग। यानी स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया तब हम उसको खाना पसंद नहीं करते हैं, भोजन खट्टा हो गया, आप खाओगे नहीं खा सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और यह भी क्यों होता है, तो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस से ही होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि क्या इसको रोकने का कोई उपाय है, तो हाँ भाई, रोकने का उपाय है। देखते होगे कि फ्रिज में उसको रख देते हैं तब वो ख़राब नहीं होता है। आपके घर में कुछ चिप्स वगैरह है, चरौरी है, तो उसको क्या किस चीज़ में डाल देते हो, एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो। भूजा है तो उसको भी क्या करते हो, एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हो, तब भी वो क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। आपके घर में अचार वगैरह है तो उसको क्या कर देते हो, उसमें तेल डाल देते हो, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल देते हो, तब वह ख़राब नहीं होता है। तो यह भी एक तरीका हो गया। और अगला है कि बाई कीपिंग फूड आइटम्स इन अनरिएक्टिव गैस, जैसे कि नाइट्रोजन, चिप्स वगैरह, कुरकुरे का जितना भी आप पैकेट देखते हो वो सबका सब उसमें कौन सा गैस डाला रहता है, नाइट्रोजन गैस डाला, देखते नहीं हो फूला हुआ रहता है, अंदर से इतनी सा निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है यह। ठीक है, तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लो चैनल को।